Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nail Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास न्यू करिकुलम जो है ठीक है केमिस्ट्री का इसके लेक्चर नंबर 6 का आगाज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसके ब्रांचेस को जो है वो कवर किया। तो स्टूडेंट्स आए आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने से पहले जो है वो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी रह गई थी, हम उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके बुक में ठीक है हमारे पास ब्रांचेस में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसको देखें यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं जियोथर्मल हीट पंप यूजेस अ पंप। अब जियो का मतलब क्या होता है, जमीन को कहते हैं। थर्म किसे कहते हैं, थर्म कहते हैं हीट को, ठीक है। तो जियोथर्मल मतलब जमीन की हरारत, ठीक है, जमीन की हीट, ठीक है। हीट पंप, पंप हमारे पास एक ऐसी चीज को कहते हैं ठीक है जो कि एक तरफ से फ्लूइड को लेती है और दूसरी तरफ जो है भेज देती है। फिर आपका घर में ठीक है मोटर्स लगी हुई वो भी पंप का काम करती है, जमीन से नीचे से पानी को लेती हैं और ऊपर भेज देती हैं, ठीक है। तो पंप जो है वो इस तरह को कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो भी हमारे पास एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है। बॉडी के एक साइड से जो ठीक है ब्लड को लेता है और दोबारा आगे भेज देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जियोथर्मल हीट पंप क्या है, खास किस्म के पंप्स होते हैं, मोटर्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, जो कि जमीन के काफी डीप से ठीक है पानी को निकालती हैं और उनको बिल्डिंग्स में सप्लाई करती हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास हमारी जो जमीन है, जमीन के नीचे हमारे पास पानी का जो टेम्परेचर है वो आमतौर पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। मतलब एक मुस्तकिल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर वेरी करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह देता हूँ वो टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जमीन के अंदर जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वो कहते हैं जियोथर्मल हीट पंप जो है वो पंप को इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड मतलब ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसको, टू बिल्डिंग्स को ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में टू हीट देम, उनको गर्म रखने के लिए, एंड इन द समर और गर्मियों में टू कूल देम, उनको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इसको देखें आखिर इसमें ऐसा होता क्या है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास समर में हमारे पास क्या होता है, गर्मियों में हमारे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 40-45 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली यहाँ पर फॉल करता है, और 40 to 45 डिग्री सेल्सियस हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और अंडरग्राउंड वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वाटर जो है वो ठंडा लगेगा गर्म लगेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, शाबाश, ये ठंडा होगा वाटर, ठीक है। तो सर्दियों गर्मियों में हमारे क्या देता है, ये ठंडक का एहसास देता है, ठीक है, हमें ये ठंडा पानी लगता है। और अगर आप सर्दियों में देखें, सर्दियों में जिन इलाकों की ये बात कर रहा है जहाँ पे जियोथर्मल पंप्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर मनफी में होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टेम्परेचर होता है जहाँ पर ये इसको सप्लाई किया जाता है, इसको लगाए जाते हैं। और वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है वो तो एक किस्म का गर्म पानी है उनके लिए, ठीक है, तो वो गर्म वाटर होगा। स्टूडेंट्स आप देखें कि हम यूजुअली अगर हमारे घरों में भी देखें, ठीक है, तो अगर हम गर्मियों के अंदर जो है मोटर चलाएं तो उसके अंदर से पानी जो ठंडा निकलता है, सर्दियों के अंदर से गर्म निकलता है। ऐसा क्यों है, उस पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, उसका टेम्परेचर 20 एफर्ट्स करें, हमारा टेम्परेचर जो है 40 है तो हमें वो ठंडा लगेगा। सर्दियों में हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस जब होगा, वो 20 होगा तो हमें गर्म लगेगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है इसमें बताया गया, होपफुली जो है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। मैटर की हालतें हमारे पास कौन कौन सी हैं, मैटर कहते हैं मादा। मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन पहले भी बताई है, ठीक है। मैटर हमारे पास क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारे इनकी जितनी भी चीज़ें हमें नजर आ रही हैं सब मैटर हैं क्योंकि सबका वजन है, और जिसका वजन है, ठीक है, तो वजन भी है और उन्होंने जगह भी घेरी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास, ठीक है, वो आपको कहते हैं सबसे पहले वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी है, एक मैटर और एक एनर्जी से, ठीक है। मतलब या तो दुनिया में मैटर है या फिर एनर्जी है, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो है, ठीक है, हम दुनिया में जितनी भी चीजें उनको दोनों हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। मतलब जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, और वो वजन रख रही हैं, जगह घेर रही हैं, वो मैटर है, और जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही और उनकी एग्जिस्टेंस है वो एनर्जी है, ठीक है। स्टूडेंट्स एनर्जी को देख लेते हैं, कहते हैं एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। जो एनर्जी है, ठीक है, वो हमें नेचर में नॉन मटेरियल मतलब कोई मादी चीज नहीं है, हमें नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इस पेन के पास एनर्जी है, ठीक है, इस पेन के पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। कहाँ पर है एनर्जी, मुझे तो इसके अंदर एनर्जी कोई नजर ही नहीं आ रही, ठीक है, एनर्जी है इसके पास, एनर्जी है। आप कैसे साबित करेंगे, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, समझ आ रही है, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा और ये नीचे आ गया, ठीक है, तो इसके पास एनर्जी है, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द काफी सारी चीजें हैं जिनके पास जो है, ठीक है, जो एनर्जी है हमें, ठीक है, जिस तरह आप हीट ले लें, हरारत देखें, ठीक है, वो आप, ठीक है, अगर कहीं पे आग लगी हो, ठीक है, आप दूर से देखें तो आपको जो है वो हरारत फील होगी, अब वो एनर्जी आप तक आ रही है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है, क्या चीज है, ठीक है, हम उसको बाहर उसका कोई वजूद नहीं है। तो एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल इन नेचर है, जबकि मैटर जो है हमारे पास ये क्या है,
ठीक है, एनीथिंग अदर देन एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल है, और नॉन मटेरियल यानी कि जो मादी चीज जिसकी कोई वजूद नहीं है, उस सब के अलावा बाकी दुनिया के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो सब मैटर है। ठीक है, जिसका कोई वजूद है प्रॉपर टिकर, वो जो एग्जिस्ट करती है चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास मैटर हो गया। अब स्टूडेंट्स आए जो देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ने लगे तो स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जो है वैसे उर्दू में बता दी कि मादा की हालत। अब हम इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं, किताब के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। अ स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मेनी डिस्टिंक्ट, स्टूडेंट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़ेह, फॉर्म्स कहते हैं शक्लों को। ठीक है, इन विच मैटर, ठीक है, मैटर कैन एग्जिस्ट। ठीक है, मैटर कैन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको देखें हम, हमारे पास एक फॉर्म ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, जो बहुत सारी इसकी वाज़ेह शक्लें पाई जाती हैं, उनमें से एक वाज़ेह शक्ल जो है जिसमें वाज़ेह तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, इसे मैटर कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो मादा है आमतौर पर वो तीन बुनियादी हालतों के अंदर पाया जाता है। अगर यहाँ पे देखें ना, तीन बुनियादी हालतें हैं इसकी। एक है सॉलिड, ठीक है, जिसे आप ठोस कहते हैं, कि लिक्विड जिसे माया कहते हैं, और एक है गैस, ठीक है, जिसे आप गैस ही कहते हैं उर्दू में भी। ठीक है, इसकी तीन बुनियादी हालतें। अब ये इसकी बुनियादी शक्लें हैं। अब मैं कहूंगा सॉलिड एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है, गैस एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है। तो स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई? अ स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारे पास? इज वन ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। अब देखिए इसकी बहुत सारी वाज़ेह शक्लें हैं, इन बहुत सारी वाज़ेह शक्लों में से एक, समझ आ रही? ठीक है, जिसमें मैटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें मैटर जो है वो वजूद रखता है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टूडेंट्स मैटर कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली जो है इसकी डेफिनेशन जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास मैटर की जो बहुत सारी वाज़ेह शक्लें हैं, उनमें से एक शक्ल जिसमें जो है मैटर एग्जिस्ट करता है, उसे हम स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। एक अलग स्टेट ऑफ मैटर, एक अलग स्टेट ऑफ मैटर, और एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है हमारे पास? ठीक है, इज वन ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन व्हिच मैटर कैन एग्जिस्ट। तो तीन बुनियादी हमारे पास जो है वो मैटर की हमारे पास स्टेट्स हैं। एक को हम कहते हैं सॉलिड, एक को हम कहते हैं लिक्विड, एक को हम कहते हैं गैस। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम जो है वो ठीक है एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और इसके अलावा हम ठीक है दो मैटर की और स्टेट्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास कहते हैं हम मैटर इन इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक ठीक है एक ऐसी मैटर जिसको हम नहीं देख सकते, जिससे हमारा इनकाउंटर नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है, जिन्हें एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए यहाँ पे हम देखें तीन प्राइमरी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अब जो मैटर की सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ये जो स्टेट्स हैं किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, ये हमारे पास अलग है डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स इंटर का मतलब मैंने आपको बताया था, इंटर जो है जिस लफ्ज के पीछे आता है उसका मतलब होता है उन दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान। ठीक है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स आपको पता है ठीक है कि जब हमारे पास एटम्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एटम क्या है, किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसमें उसको तकसीम किया जा सकता है, उसे एटम कहते हैं। ठीक है, अब जो एटम है, जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनाते हैं। जब एलिमेंट्स मिसाल के तौर पर ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, अब ये इस तरह किसी बॉन्ड के जरिए मैंने जोड़ दिया है इन्हें, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अब फर्स्ट करें, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है। अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होंगी, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं, जो कुव्वत एक ठीक है कशिश होगी इन दोनों के दरमियान, उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, मतलब देखें ना ये दो चीजें जितनी ज्यादा एक दूसरे को करीब खींचेंगे उतने मॉलिक्यूल्स के करीब करीब होंगे, और जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतने ही इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। तो डिफरेंट है, ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, किस तरह से मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ठीक है जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, ठीक है, उनकी ताकत डिफरेंट है, मतलब कईयों में बहुत मजबूत है, कईयों में थोड़ी सी कमजोर है, कईयों में बहुत ही कमजोर है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे गैसेस के अंदर पार्टिकल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स कुछ अरेंज होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स के अंदर कुछ अरेंज होते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट फिर भी इतनी वाज़ेह नहीं होती। जबकि अगर हम सॉलिड्स के अंदर देखेंगे ना, तो वहां पर पार्टिकल्स की बड़ी तरतीब से अरेंजमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान फासला कितना है। अब स्टूडेंट्स देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स जो है उस पर ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे पास, ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मतलब मेरे पास ये दो चीजें, इन्होंने एक दूसरे को मजबूती से खींचा हुआ है तो इनके दरमियान फासला कम होगा, अब इन्होंने एक दूसरे को कमजोर तरीके से खींचा हुआ है तो इनके दरमियान फासला ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास इनका डिफरेंस है वो तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। हम इनको देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है, उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट तरतीब क्या है, और उन पार्टिकल्स के दरमियान जो है फासला कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम देख लेते हैं गैसेस जो है हमारे पास, ठीक है, मैटर के हमारे पास मैंने यहाँ पे चार स्टेट्स लिख दी, बाकी
जो 2 पॉइंट्स उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, गैसेस हमारे पास देखें, मॉलिक्यूल्स आर वेरी अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है दूर दूर होना। ठीक है, अपार्ट का क्या मतलब होता है? दूर दूर होना। मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस के अंदर बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, आपने कभी गैस को जो है वो इस तरह से अगर कलर्ड गैस हो सकता है आपने देखा हो। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं होते वो। ठीक है, नो ऑर्डर व्हाटसोएवर, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए उनकी कोई तरतीब नहीं है। ठीक है, व्हाटसोएवर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, उनकी कोई तरतीब नहीं है। मतलब एक अगर आपने देखा होगा गैसेस तो हैं जो ऐसे, ठीक है, हम उनको कहीं पर जो है वो खुला तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं। हमें उन्हें कंटेनर के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, अब जब कंटेनर के अंदर फर्ज करेंगे, कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है। अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। ठीक है, रैंडम मूवमेंट्स हैं इन सब के, इनके कोई प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स एक तो बहुत दूर दूर है। अब दूर दूर क्यों है इनके मॉलिक्यूल्स? क्योंकि इनके दरमियान जो कुव्वत कशिश है, ठीक है, जो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, जिन्हें हम कुव्वत कशिश कहते हैं, इनको हम आगे डिटेल से भी देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो कि इन्हें आपस में बांध के रखती हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है, ठीक है, वो फोर्सेस जो कि इन्हें बांध के रखना है, जिन्हें बहुत कमजोर है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, कोई तरतीब नहीं है, बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इजीली कंप्रेसिबल। स्टूडेंट्स, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, इजीली कंप्रेसिबल। अब देखिए ना, एक जगह पे हमारे पास एक चीज है, ठीक है, एक कंटेनर यानी एक चीज है, मैं उसके अंदर चीजें भर रहा हूँ, एक कंटेनर के अंदर मैं चीजें भर रहा हूँ। अब अगर उसके अंदर स्पेस होगी तो मैं उसको दबाऊंगा तो दब जाएगा। ठीक है, दबेगा कब? जब उसके अंदर स्पेस होगी। ठीक है, जब स्पेस नहीं होगी चाहे आप जितना मर्जी दबाते रहे वो नहीं दबेगा। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर होते हैं, इनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो इनके दरमियान काफी सारी स्पेसेस पाई जाती हैं। इसी वजह से जब इन पे ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स को जबरदस्ती एक दूसरे के करीब लाया जाता है। जब करीब लाया जाता है उनके दरमियान फासले कम होते हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो हम कहते हैं कंप्रेसिबल है। ठीक है, गैसेस क्या होती हैं? कंप्रेसिबल होती है, मतलब उन्हें दबाया जा सकता है। ठीक है, उन्हें प्रेशर लगाकर जो है वो, ठीक है, इस तरह से दबाया जा सकता है गैसेस को। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरिएबल। स्टूडेंट, डेंसिटी को देखें, डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी हम फिजिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है, फर्ज करें हम इसको देखते हैं, 1 मीटर आपके पास क्यूब है। 1 मीटर मतलब मेरे पास कंटेनर है एक, ठीक है, 1 मीटर लंबा। ठीक है, इस तरह से 1 मीटर लंबा है मेरे पास। ठीक है, 1 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और 1 मीटर बड़ा है इस तरह। ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, अब उसकी लंबाई भी 1 मीटर है। ठीक है, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है। ठीक है, और उसकी हाइट भी 1 मीटर है। ठीक है, मतलब लंबाई 1 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी हाइट 1 मीटर। अब जो इसका वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम आपको पता है हम कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लंबाई जरबे चौड़ाई जरबे ऊंचाई। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना वो मीटर क्यूब होता है। आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, मीटर क्यूब होते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं इतना बड़ा एक कंटेनर ले लूं और इसके अंदर जो है, ठीक है, मैं सॉलिड को भी डाल दूं। ठीक, फर्ज करें मैं सबसे पहले जो है वो ठीक है, फर्ज करें मैं लोहे को पिघला कर उसके अंदर डाल देता हूँ। ना आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है उसके अंदर लोहा जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वहां पर जो है वो लिक्विड को डालूं, ठीक है, तो लिक्विड जो है, अब जाहिर सी बात है जब वहां पे आप लिक्विड को डालेंगे, ठीक है, तो वो अलग होगा उसका। और उसके बाद जब गैसेस डालेंगे तो ठीक है उसका वजन जो है अलग होगा। अब क्या करें? ठीक है, वो आपने जो वॉल्यूम लिया 1 मीटर क्यूब, उसके अंदर आपने जिस किसी चीज को भी डाला उसका वजन जब आप करते हैं, ठीक है, तो वो जो वजन है ना उसका, ठीक है, वो 1 मीटर क्यूब का उसका वजन है वो डेंसिटी है। वो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या है? मास, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो 1 मीटर क्यूब है इसके अंदर कितनी वॉल्यूम आ रहा है, कितनी चीजें आ रही हैं, कितना मास आ रहा है, इसे हम उसकी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स की, हम इसको देखेंगे, और उससे कम होती है लिक्विड्स की, और उससे कम होती है गैसेस की। अब देखिए ना, हमने गैसेस को एक रख दिया कंटेनर के अंदर। अब वहां पर तो उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर भागेंगे। ठीक है, बहुत दूर दूर भागेंगे 1 मीटर क्यूब के अंदर। तो उसमें ये होगा कि खास कंडीशंस के अंदर बहुत कम गैस जो है उसके अंदर आ सकेगी। समझ आ रही? बहुत कम जो गैस जो है उसके अंदर वो आ सकेगी, और गैसेस से मिलकर दूसरे से दूर दूर भागेंगे तो इनके वाजिया तौर पर जो है उनकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। डेंसिटी कम से मुराद है उस मीटर क्यूब के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे? कम आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया है। उसके बाद ठीक है स्टूडेंट्स, ये गैसेस के आपने इस तरह से पॉइंट्स लिखने हैं आपके बुक के अंदर जो है, ठीक है, इसको काफी पैराग्राफ्स की शक्ल में बनाकर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, मैं आपको कल के लेक्चर में इसको बताऊंगा भी। एनर्जी लिखना है, मैटर लिखना है, स्टेट्स ऑफ मैटर की डेफिनेशन करनी है आपने। ठीक है, इसको चाहे रहने दीजिएगा, मैंने आपको समझा दी है, इसको चाहे आप रहने दीजिएगा, याद रखिएगा, निशाना लगाइएगा उससे। गैसेस के आपने इस तरह से ना पॉइंट्स बना लेने, एरोज बनाकर। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड्स की तरफ। स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स है ना लिक्विड के हमारे पास, ठीक है, आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। उनके दरमियान कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस तो होती हैं, लेकिन वो भी बेतरतीब मूव कर रहे होते हैं।
ठीक है। सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वही मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसा नहीं है कि नहीं होती, जिस तरह गैसेस में है कि तकरीबन ना होने के बराबर है, यहाँ पर जो है वो बहुत ठीक है ठीक ठाक अमाउंट में सिग्निफिकेंट जो है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ठीक है अहमियत, अहम, ठीक है मतलब अहम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके अंदर होती हैं। ठीक है। लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लिक्विड ऐसे नहीं है स्लाइटली कंप्रेसिबल है, हल्के से, ठीक है, लेकिन वो भी खास कंडीशंस में उनको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, लिक्विड को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो स्पेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो उनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन दैट ऑफ गैसेस। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप एक वॉल्यूम क्यूब के अंदर जब आप पानी को लेंगे, ठीक है, तो वो उसका वजन जो है, जाहिर सी बात है, उस जो गैस है उसके अंदर उससे ज्यादा होगा। तो जो है लिक्विड्स में है हमारे पास, इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। स्टूडेंट देखें, आपने वही कंटेनर्स के अंदर आपने पानी डाल दिया, उसके बाद आपने पानी का वजन किया, उसके बाद आपने शहद डाल दिया, शहद का वजन किया, तो आपने देखा कि शहद जो है वो ज्यादा आ जाएगा उसके अंदर। जिस तरह आपने 1 लीटर की बोतल देखी, 1 लीटर बोतल के अंदर जो पानी आता है, अब उसके अंदर अगर शहद को फिल करें, शहद का वजन ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम वही है, एक बोतल है ना जो उसका वॉल्यूम वही है, ठीक है, फर्स्ट करें 1 लीटर की बोतल है, उसका वॉल्यूम वही है, पानी इसके अंदर 1 लीटर आएगा, लेकिन शहद डालेंगे तो वो ज्यादा आएगा, तो शहद की डेंसिटी ज्यादा है। हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं कि शहद की डेंसिटी ज्यादा है। तो जब इनकी डेंसिटी तो गैसेस से ज्यादा होती है, ठीक है, आपने इसको भी इस तरह पार्ट्स बनाकर लिख लेना। उसके बाद सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है खास, ठीक है, सॉलिड्स की खास शक्ल होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। अब मेरे पास ये एक सॉलिड है मेरे पास, ठीक है, बोर्ड मार्क है, मैं जिसको जहां मर्जी रख लूं इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा तो ये फैल के उसको, ठीक है, फैल जाएगा उस कंटेनर के अंदर। लिक्विड का जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, लिक्विड्स के अंदर की आपने ये भी ध्यान में रखना है। इसको जिस कंटेनर के अंदर डालें उस कंटेनर की शक्ल जो है इख्तियार कर लेते हैं। हम ग्लास के अंदर डालें, ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, पानी, ठीक है, आप इसको किसी टब के अंदर डाल दें, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, इनकी कोई खास शेप नहीं है, लेकिन इनकी शेप भी खास, इस तरह गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब 1 लीटर है जो आप उसको किसी भी कंटेनर के अंदर डालें, 1 लीटर आप दूध लेकर आए, चाहे आप उसे किसी भी देगची के अंदर डाल लें, ठीक है, किसी भी बर्तन के अंदर डाल लें, तो उसका जो वजन है वो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही होगा। जबकि गैसेस जो है इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। आप जो छोटे कंटेनर के अंदर रखेंगे वहां पे भी आ जाएंगे, बड़े कंटेनर के अंदर भी आ जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स है ना, इसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बहुत क्लोजली जो है इसके पार्टिकल्स जो है वो अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटर एटॉमिक भी है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी है। एटॉमिक का क्या मतलब है? एटम्स के दरमियान बहुत मजबूत जो है वो फोर्सेस होती हैं, और मॉलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, अब हमारे पास कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आप ये समझ लें कि उनके अंदर एटम्स हैं। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर Ag, हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था ना, सिल्वर एक मेटल है। ठीक है, अब ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल नहीं है, सिल्वर एक मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, अब एक सिल्वर का एटम है, दूसरा सिल्वर का एटम है। ठीक है, अब ये सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें जो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उन्हें हम कहेंगे इंटर एटॉमिक, ठीक है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस। क्या कहेंगे? इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। समझ आ रही? लेकिन अगर हमारे पास एक हमारे पास, ठीक है, हम कोई भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर बर्फ है। क्या है? बर्फ। अब बर्फ जो है वो सॉलिड है। ठीक है, अब बर्फ जो है उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वाटर के। अब जो वाटर के दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं। और जो सिल्वर, जैसे मैंने आपको सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, कॉपर ले लिया, कोई भी मेटल ले लें, ठीक है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है। और जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बर्फ को मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है सॉलिड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इनमें बहुत मजबूत इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, particles of solid जो है वो remain fixed at their position where they can oscillate about their main position। ठीक है, स्टूडेंट, ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? ऑसिलेशन का मतलब होता है इस तरह से वाइब्रेट करना। ठीक है, इस तरह से वाइब्रेट करना, ठीक, आगे पीछे की जो हरकत है इसे ऑसिलेशन कहते हैं। अब कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके गिर्द वो वाइब्रेट करती है। ठीक है, जिसके गिर्द वो क्या करती है? वाइब्रेट करती है। इस तरह उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह से वाइब्रेट करवा रहा हूँ तो इसका मीन पॉइंट है, इसके गिर्द ये मूव कर रहा है, ये इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, तो सॉलिड में भी हमारे पास यही होता है। ठीक है, आप किसी भी सॉलिड के पार्टिकल को जब इस तरह से वाइब्रेट करते हैं ना, ठीक है, तो उनके इस तरह से उनके जो एटम्स हैं आपस में इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो प्रॉपर अपनी मीन पोजीशन, मतलब वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, बस वहीं पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, जो सॉलिड्स हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन पर। ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेशंस में जो है वो सलाहियत होती है at their main position। स्टूडेंट्स, यही वाइब्रेशन है जो कि हीट को लेकर ट्रांसफर होते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप क्या करें, आप आग के अंदर जो है कोई भी लोहे का, ठीक है, चम्मच या कोई भी लोहे की चीज जो रखते हैं, ठीक है, अब देखेंगे कि वो हीट को जज़ब कर रही है। अब लोहे के एक हिस्से को आपने आग के अंदर रखा हो, दूसरा आग के अंदर नहीं है,
अब दूसरे को पकड़ेंगे वो भी ठीक ठाक गर्म हुआ होगा, ठीक है, वो भी ठीक ठाक क्या हुआ होगा, गर्म हुआ होगा। अब वहां पे हीट कैसे, आपने तो उसको रखा ही, ठीक है, मिसाल के आप एक रॉड ले लें, सरिया ले लें, उसको आग में रख दें, ठीक है, उसका दूसरा हिस्सा बाहर रख दें, आप देखेंगे वो सारे का सारा गर्म हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहां से जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स लेकर इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, जब वाइब्रेट करते हैं तो हीट को आगे ट्रांसफर करते हैं और वो एंड वाले सिरे तक आ जाती है, ठीक है। जबकि अगर आप लकड़ी का कोई इस तरह की चीज ले रहे हैं तो उसमें इस तरह का केस नहीं होता, लकड़ी को आग में डालने और ऐसा नहीं उसका बाकी सारी लकड़ी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, उनमें इस तरह का नहीं होता, ठीक है। ये सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये मेटल्स के अंदर खास तौर पे जो सॉलिड मेटल्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स जो हैं उनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है, उनको दबाया नहीं जा सकता। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब होता है सख्त होते हैं, ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता, सख्त होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स है हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा जो है तादाद में सॉलिड जो है वो आ जाएगा। डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड, इन्हें जमा जखीरा करने के लिए किसी भी कंटेनर की जरूरत नहीं होती। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर प्रेफरेबली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड से बनाते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा नमक, ठीक है, नमक ये वाला नहीं, ठीक है, नमक का जो आपने पत्थर देखा होगा, ठीक है, वो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े अजीब, ठीक है, बड़ी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर अरेंज होते हैं, ठीक है। अब वो जो इस तरह से बड़े बेहतरीन तरीके से जो पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है, और आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। स्ट्रांगली बॉन्डेड का मतलब जुड़े हुए होना, हम इसको बॉन्ड्स को देखेंगे हमारे पास कौन कौन से टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है दूसरे के साथ बड़ी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। और यही वो वजह है हमारे पास जिसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो है ये जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इनकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है, ठीक है, यहाँ तक हमारा जो सॉलिड्स का पोर्शन जो है मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्लाज्मा, ठीक है, लास्ट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की तरफ, ठीक है। प्लाज्मा देखिए, ठीक है, नॉट सो जनरली सीन स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा का मतलब आपने इस तरह से नहीं देखा होगा कि वो, ठीक है, प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा आमतौर पर होती क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, प्लाज्मा जो है ये आयोनाइज्ड, इसके डेफिनेशन अगर आप देखें, प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज पार्शियली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड फोटॉन्स। सो आयोनाइजेशन किसे कहते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर आयोनाइजेशन किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक एटम है ना, जो उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो आयन बन जाता है, क्या बन जाता है, आयन, ठीक है। एक हाइड्रोजन का हम एटम ले लेते हैं, एटम इस तरह से होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये आयन बन जाता है, और ये जो आयन बनने का अमल है इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है। पार्शियल आयोनाइजेशन से क्या मुराद है, पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी तौर पर, जुज़वी तौर पर मतलब कुछ, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा। पार्शियल आयोनाइजेशन से क्या मुराद है, मतलब एक एटम के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है। पार्शियली आयोनाइज्ड गैस, अब इसका मतलब क्या है कि गैस के एटम्स जो हैं वो आयोनाइज हुए और उनके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल गए, सब कहते हैं पार्शियली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो कि उसके अंदर से निकले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अभी निकले कैसे हैं, तो यहाँ पर पीछे से कोई, ठीक है, हमारे पास रेज आएंगी ना, शुआएं आएंगी, ठीक है, जब व्हाइट फर्स्ट के पीछे से हमारे पास जो है वो हाईली एनर्जेटिक रे आ रही है, ठीक है। अब वो जो एनर्जेटिक रेज है ना हमारे पास, उनको हम फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आप ये समझें, जो फोटॉन्स है हमारे पास ये एनर्जी पैकेट्स हैं, ये क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब जो लाइट है ना हमारे पास, जो इर्द-गिर्द आप लाइट देखते हैं, ठीक है, अब देखें, अब आप, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, ठीक है, उससे कितनी हीट मिलती थी। अब उससे जो हीट है वो फोटॉन्स की शक्ल में आती है, किस शक्ल में आती है, फोटॉन्स की शक्ल में। फोटॉन्स किसे कहते हैं, एनर्जी के पैकेट्स को कहते हैं। अब जैसे एक फोटोन जो है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराएगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और जो बाहर निकाल देगा तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन, आयन और वो जो फोटोन्स है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं, एक स्टेट बनाती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये किस पर मिली होती है, ठीक है, जो, ठीक है, फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटोन्स पर, कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, ठीक है, जिनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, हम इसको आगे देखेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मूवमेंट को कहते हैं, इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हम कहते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब ये एग्जिस्ट कहाँ करती है, हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, जो, ठीक है, रोड्स पर रेड ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है, जिसमें जो बड़े बड़े शॉप्स होती हैं उन्होंने अपने जो है, ठीक है, अपने नाम लिखे होते हैं रेड ट्यूब्स की शक्ल में, उन्हें कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, ठीक है। आपको यहाँ पे, ठीक है, शायद डायग्राम में नजर भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रही है, ठीक है। लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स से क्या मुराद है, जिससे वेल्ड करते हैं, ठीक है, जिससे प्रॉपर आपने देखा होगा, ठीक है, जिससे प्रॉपर रोशनी निकलती है। वेल्डिंग अगर आप करवाने जाए ना कभी,
ठीक है वेल्डिंग करवाने जाएं तो वहाँ पर उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, और उससे पर्टिकुलर जो है वो एक आप कह रहे हैं लाइट निकल रही होती है, ठीक है, तो उससे जो है जो वेल्ड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, तो जो हीट है वो क्या करती है, गैसेस को आयोनाइज कर देती है, और वहाँ पर भी इस तरह का एक मिक्सचर बनता है। स्टूडेंट्स प्लाज्मा वैसे तो हमारी ज़मीन पर बहुत कम एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे यूनिवर्स के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्टेंट स्टेट है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमारी मैंने आपको पहले बताया था हमारी यूनिवर्स के अंदर, हमारी कायनात के अंदर हमारी ज़मीन की हैसियत इस तरह से, जिस तरह आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में खड़े हो जाएं और रेत के सबसे छोटे ज़र्रे की हैसियत है, ठीक है, तो यही हमारी जो है हमारी कायनात के अंदर हमारी ज़मीन की हैसियत है, ठीक है। अब जब हमारी ज़मीन छोटी सी है और यहाँ पर हमारे पास जो है हम यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मा कम है, लेकिन जब आप बाहर देखते हैं ना अपनी सारी यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे प्लाज्मा ही प्लाज्मा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हीट है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और गैसेस आयोनाइज हो रही हैं और इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, ये सारा प्लाज्मा ही है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो है हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह जो है बाकी जो इसका पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये जो क्वेश्चन है इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, इसके किस किस तरह से मजीद पॉइंट्स बनाने हैं, आपने बुक पर फिलहाल इस तरह से पॉइंट्स बना के इसको याद कर लेना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।